बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बेसिकली आपके लिए एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ एनिक्स के AG2070 मॉडल ओवन की, जो कि जिसमें कि आपको बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग एंड टोस्टिंग का फंक्शन नज़र आ जाता है। और एक कन्वेक्शन फ़ैन के साथ एक कन्वेक्शन ओवन है और इसका पूरा नाम है डिलक्स ओवन टोस्टर। तो इसके साथ 2 साल की वारंटी भी आती है और ये मैंने मीडियम साइज़ में परचेज़ किया। तो आज मैं इस तरह आपके साथ इसका कुछ रिव्यू शेयर करूँगी और उसके अलावा आपको इसे ऑपरेट करना भी बताऊंगी, जितना मुझे समझ आया, जितना मैंने सीखा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपके साथ भी इसे शेयर कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस को और अपनी जो थोड़ी बहुत नॉलेज इन्फॉर्मेशन है ओवन के मतलब, तो ये आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये मैंने ओवन का डोर ओपन किया तो सबसे पहले मुझे देखने को मिला इसके अंदर एक अदद वारंटी कार्ड और ऑपरेटिंग बुक, फंक्शन बुक जो होती है बेसिकली आपको फंक्शन ऑपरेटिंग कैसे करते हैं जिसके अंदर वो बताया होता है। तो ये आप देख सकते हैं ओवन के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ कन्वेक्शन फ़ैन है एक अदद। ये ब्राइटनेस मैंने क्लोज़ की तो ये एक इसके अंदर एक बल्ब है, कन्वेक्शन फ़ैन है, 3 रॉड्स नीचे हैं, 3 रॉड्स ऊपर हैं। ये रोटिस्ट्री के लिए तो इन्होंने जगह बनाई हुई है रोटिस्ट्री को प्लेस करने के लिए। और ये है इंटीरियर ओवन का। और इस ओवन में बेसिकली जो एक मज़े की बात है बहुत ज़्यादा जिसने मुझे अट्रैक्ट किया और आपको भी यही लेनी चाहिए कि इसके साथ ग्लास डोर आता है, ठीक है। तो उसमें आसानी रहती है, आपको अंदर से सारा कुछ नज़र आ रहा होता है कि क्या चल रहा है हमारे ओवन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैंने अनपैक कर लिया अपनी एक्सेसरीज़ को जो ओवन के साथ मुझे मिली। यहाँ पर एक हैंडल है ओवन ट्रे को उठाने के लिए, एक रोटिस्ट्री को उठाने के लिए। इससे पिछला वाला जो था वो हैंडल था। और ये एक बेकिंग ट्रे के साथ दी हुई है और एक वो जो जाली का एक मतलब जाली नहीं, सॉरी, उसको आप बेकिंग ट्रे बोलेंगे, सॉरी आई वाज जस्ट सो कंफ्यूज। सो उसे बेकिंग ट्रे बोलते हैं। तो वो एक बेकिंग ट्रे और एक ये वाली बेकिंग ट्रे 2 दी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा यहाँ पर मुझे रोटिस्ट्री का सामान मिल गया है। यहाँ पर ये 2 जो डिस्क्स हैं और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जो फूल बना हुआ है, ये सारे स्टिक्स और ये उठाने वाला हैंडल, ये सारे रोटिस्ट्री के फंक्शन वो एक्सेसरीज है। अच्छा, यहाँ पर ओवन के अब ऑपरेटिंग की तरफ आ जाते हैं कि ओवन को ऑपरेट कैसे करना है। तो बेसिकली ओवन के अंदर आपको यहाँ पर 3 नॉब्स देखने को मिल जाएगी। द फर्स्ट वन इज़ फॉर टेम्परेचर, द सेकंड वन इज़ फॉर फंक्शन एंड द थर्ड वन इज़ फॉर टाइमर नॉब। सो बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर के नॉब में मिनिमम से लेकर टू 30 सेंटीग्रेड तक यहाँ पर सेंटीग्रेड होता है इस ओवन में। तो 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर अप टू मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो इस ओवन का है 230 डिग्री सेंटीग्रेड का मिनिमम से लेकर। अब वो आपकी रेसिपी की रिक्वायरमेंट है, आपको इसको जितना कम पर रखना चाहें, जितना ज़्यादा पर रखना चाहें। मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने यहाँ पर 180 पर अपने पिज़्ज़ा और वो जो केक है उसे बेक किया है एंड इट वॉज टू गुड एट दिस टेम्परेचर। बस आपको ये करना होता है कि अगर आपका कलर नहीं ऊपर से आया पिज़्ज़ा के लिए तो वो 5 मिनट्स के लिए मे बी एक्स्ट्रा लगे हूँ ऊपर, अदरवाइज 15 to 20 मिनट्स में मेरा पिज़्ज़ा आराम से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है बेक। अब वही बात है, मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ टाइमिंग होती है, तो ये आप अपने ध्यान के अंदर रखते हुए कीजिएगा कि कितनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट आपकी डिश की है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी पोर्टेबल है कि 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक, दिस इज़ वेरी मच इनफ, आई थिंक सो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। तो फंक्शंस में यहाँ पर हमें यहाँ पर तकरीबन 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन नज़र आ जाते हैं। तो फर्स्ट वन फंक्शन इज़ कि ऊपर वाली रॉड, कन्वेक्शन फ़ैन एंड प्लस रोटिस्ट्री। तो ये 3 फंक्शंस हैं। आपकी जिस भी डिश की रिक्वायरमेंट हो कि उसको आपने ऊपर से कलर भी देना है, ठीक है, आपको रोटिस्ट्री भी चाहिए उसमें कन्वेक्शन फ़ैन, यानी कि कन्वेक्शन फ़ैन का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि वो हीट को पूरे ओवन में इवनली स्प्रेड कर देता है। तो उसमें ये होता है कि पूरे ओवन में एक जैसी हीट बरकरार रहती है। ये प्रॉब्लम नहीं होती कि इस साइड पे ज़्यादा हीट है, ओवन की उस साइड पे ज़्यादा हीट है। तो फर्स्ट वन इज़ फॉर दैट एंड द सेकंड वन इज़ कि ऊपर वाली रॉड, नीचे वाली रॉड प्लस कन्वेक्शन फ़ैन। इसका भी होता है कि ऊपर वाली रॉड, नीचे वाली रॉड और साथ फ़ैन होता है, कन्वेक्शन फ़ैन ऑन हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि मैं बेसिकली इस फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ फॉर बेकिंग पिज़्ज़ा एंड फॉर ऑल्सो द केक्स। केक रस्क बनाने हो तो उसका जो केक ही बेसिकली पहले इसका केक बेक करना पड़ता है, बाद में उसने क्रिस्प देने के लिए, तो क्रिस्प के लिए भी और केक को बेक करने के लिए भी ये फंक्शन ही बेहतर है मेरे लिहाज से। तो आपकी रिक्वायरमेंट देख लें, आपकी रेसिपी की जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस फंक्शन पे आपने उसे बेक करना है तो उसके मुताबिक आप इसे हैंडल कर सकते हैं इजीली। तो ये ऊपर वाली रॉड, नीचे वाली रॉड प्लस कन्वेक्शन फ़ैन, और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल सा फंक्शन है। अच्छा, इससे के नेक्स्ट फंक्शन जो हमें नज़र आ रहा था वो है ऊपर वाली रॉड, नीचे वाली रॉड प्लस कन्वेक्शन फ़ैन एंड प्लस रोटिस्ट्री, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर मैं जो अपनी फ़िश वगैरह अगर बेक करती हूँ, ठीक है, या फिर इसे चिकन को बेक करती हूँ रोटिस्ट्री में, तो इस फंक्शन को मैं पहले वाले फंक्शन जो मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर वाला रॉड प्लस कन्वेक्शन और फ़ैन और प्लस रोटिस्ट्री, तो उसकी निस्बत में से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। दिस वन इज़ मोर पोर्टेबल दैन दैट। और उसके अलावा, सॉरी ये कैमरा पे जूम नहीं हो रहा था,
ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है ये है नीचे वाली रॉड और प्लस कन्वेक्शन फ़ैन। तो ये भी वही बात कि ज़्यादातर केक बेक, अच्छा मैं आपको बता दूं कई ज़्यादा लोग जो है ना, कई दफ़ा मैं भी ऐसे अक्सर औकात करती हूँ कि कई मरतबा मैं केक को ये नीचे वाली रॉड और प्लस कन्वेक्शन फ़ैन के साथ बेक कर लेती हूँ, और कई मरतबा मैं ऊपर वाली रॉड प्लस नीचे वाली रॉड और प्लस कन्वेक्शन फ़ैन के साथ भी कर लेती हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है, देख लें। वैसे केक को ज़्यादातर नीचे वाली रॉड पर बेक किया जाता है, बट मैं ऊपर वाली रॉड को भी ऑन कर देती हूँ। तो देख लें आपको जो मुनासिब लगे। तो ये ज़्यादातर केक्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, नीचे वाली रॉड प्लस कन्वेक्शन फ़ैन। और इसके अलावा अलावा है नीचे वाली रॉड का सिर्फ, तो ये आपने ज़्यादातर फंक्शन यूज़ होता है यहाँ पर क्या उसे कहते हैं, चीज़ों को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये भी इट्स अप टू यू कि आप फ़ैन के साथ या फिर सिंपल नीचे वाली रॉड को ऑन करके आप अपने केक को बेक कर लें। तो इट्स अप टू यू, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। अच्छा, ये लास्ट वाला है डिफ्रॉस्टिंग का, ठीक है। डिफ्रॉस्टिंग यानी कि जो भी आपकी जैसे फ्रीज़र में पड़ी हुई चीज़ें जम जाती हैं, आपको पता ही है, तो बाहर निकालते हुए उसे उसमें से बर्फ़ को ढालते वक्त बहुत ज़्यादा देर लग जाती है डिफ्रॉस्ट करने में। तो दिस वन इज़ मच पोर्टेबल फॉर यू कि आप इसके अंदर अपनी जो भी फ्रीज़ की हुई चीज़ है उसे अंदर रख दें और ये यहाँ पर आराम से डिफ्रॉस्ट हो जाएगी अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर और फंक्शंस लग के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइमर आपको दिखा रही थी कि सॉरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है कि टाइमर की आवाज़ भी टिक 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 आती रहती है। तो टाइमर का ऑप्शन काफ़ी बेस्ट रहता है, आपकी जिस रेसिपी को जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, जितनी भी देर की, तो आप मज़े से टाइमर सेट करके उसे उतनी देर के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक टिप ये है कि टाइमर लगाकर आप बिल्कुल उसे भूल मत जाइएगा, और बिल्कुल ये नहीं कि टाइमर के सहारे ही रहने, आपको खुद भी उसे बार बार ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। ग्लास डोर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आपको बार बार नज़र आती रहे कि आपकी जो भी अंदर डिश बेक हो रही है कि वो कितनी हद तक हो चुकी है, कितनी हद तक नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपके लिए एक काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। सो लिहाजा मेरी तरफ से ये टिप है। मैंने भी एक दफ़ा केक को रखे हुए छोड़ दिया था, तो अक्सर औक़ात ऊपर नीचे चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए देखते रहना ज़्यादा बेहतर रहता है कि हमारी चीज़ को कितनी देर होगी या कितना। अक्सर औक़ात चीज़ें टाइमर से पहले भी तैयार हो जाती हैं, अक्सर औक़ात टाइमर के बाद जाके तैयार होती हैं, तो ये भी होता है मसला। तो ये मेरी तरफ से आपको एक टिप है कि आपने देखते रहना है। और उसके अलावा इसके अंदर जो रोटिसरी है, तो उसे प्लेस करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी आपको रोटिसरी को प्लेस करना भी सिखाते हैं। तो ये मैंने ओवर का डोर ओपन किया। यहाँ पर हमें 4 रैक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 रैक्स बने हुए हैं। जिस रैक में आप अपनी बेकिंग ट्रे को प्लेस करना चाहें, आप उसमें अपनी मर्ज़ी से बेकिंग ट्रे को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको ज़्यादा निचली सतह पर चाहिए तो फर्स्ट या सेकंड लास्ट वाली में, और अगर आपको ऊपर वाली सतह पर चाहिए तो फर्स्ट या सेकंड वाली में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रॉड्स ऊपर हैं, 3 रॉड नीचे हैं ओवन के, बिकॉज इट्स मीडियम साइज़ ओवन। अगर आप इससे छोटा ओवन लेते हैं तो मे बी उसके अंदर 2 रॉड्स हों, मे बी 1 रॉड भी हो सकती है सबसे स्मॉल साइज़ में, सॉरी। सो इट्स अ मीडियम साइज़, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। तो आपसे यही है टिप, एक मैं आपको मज़ीद ये भी दे दूँ कि आप मीडियम साइज़ से कम ख़रीदा करें, इससे कम ना नीचाया करें नीचे। आई थिंक इट्स 60 लीटर्स ओवन, ठीक है। ये 60 लीटर्स का ओवन है, तो लीटर से खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप साइज़ को देख लें। मुझे तो ये पोर्टेबल से साइज़ लगा है, ठीक है। बिकॉज अगर आप इससे भी छोटा ओवन लेते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, उसके अंदर आपकी कोई चीज़ आ नहीं सकेगी, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसी 60 लीटर्स का ये मीडियम साइज़ ओवन है, ये ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको रैक प्लेस करके दिखाया है बेकिंग ट्रे को सेकंड वाले रैक में। और यहाँ पर मैं आपको रोटिसरी के लिए बता रही हूँ, ये कन्वेक्शन फ़ैन है, एक दफ़ा फिर से देख लें। और ये रोटिसरी के लिए 2 चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने, ठीक है। ये जो होल है यहाँ पर, और वो दूसरी साइड पर जो उन्होंने एक स्टैंड दिया हुआ है, वो रोटिसरी के लिए है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जब रोटिसरी प्लेस करना दिखाऊंगी ना, तो तब आपको समझ आएगा कि ये किस चीज़ के लिए, क्या पर्पज़ है इनका, और किस तरह से इसमें रोटिसरी को प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवन की लुक, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये ओवन काफ़ी वर्थेबल है, ठीक है। आप इसे ले सकते हैं आराम सुकून से, कोई इसमें मसला नहीं है, ना इतनी ज़्यादा बिजली की वोल्टेज का मसला है, ना कुछ ना कहाँ। तो अच्छी बात है कि आप ये ओवन ले लें, मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत पसंद आया ओवन। अच्छा, यहाँ पर हम रोटिसरी को प्लेस करना आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक्सेसरीज़ में आपको यहाँ पर 10 स्टिक्स, 10 हैं ये 10 पीसेस ऑफ स्टिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि रोटिसरी ऑप्शन के लिए आपको ओवन के साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, लेट मी शो यू। इसकी पिछली वाली साइड जो है वो थोड़ी नोकीली होती है, और अगली वाली साइड इससे थोड़ा डिज़ाइन बना हुआ होता है, जिसकी मदद से आपको रोटिसरी में इसे प्लेस करना होता है, ठीक है, लगाना होता है बेसिकली। तो पिछली वाली जो नोकीली साइड है, वहाँ से आपको चीज़ को एंटर करना है अपनी, जो भी आपका बारबेक्यू है या फिर फिश पीसेज हैं, वट एवर यू वांट। अच्छा, इसके साथ ये 2 डिस्क दी जाती हैं रोटिसरी के लिए। और यहाँ पर ये जो नट है ना, आपको इसके अंदर एक नट नज़र आ रहा है, पेज नट या जो भी आप कह लें, ये आपको ना
इन नोब्स के साथ दिया जाता है, ठीक है। ये जो नोकीली सी आपको नोब्स दी हुई है ना, तो इनके साथ ये नट दिया जाता है। और ये जो मेन मैं आपको स्टिक दिखा रही हूँ, ये मेन स्टिक है मेन रोटिसरी की, ठीक है। इसके पहले रोटिसरी चालू नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। तो ये रोटिसरी की मेन स्टिक है और इसका मैं आपको साइड्स का दिखा दूँगी कि कौन सी साइड आपको कहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो इसके साथ ये 2 डिस्क्स लगेंगी एंड देन फिर फर्दर आप इसके अंदर अपनी स्टिक्स को भी प्लेस कर सकते हैं या फिर अपनी इन नॉब्स को भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको एक नोकीली सी नॉब दी हुई है ना, ये होती है बेसिकली अगर आपने कोई चरखा वगैरह बनाना है, आपने होल चिकन लगानी है, होल फिश लगानी है, तो ये इसके लिए होती है। अगर आपने फिश पीसीस या चिकन पीसीस यानी कि टिक्का वगैरह लगाना है, तो वो आपको दूसरी स्टिक्स पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको प्लेस करने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इनके साथ ये एक सुराख होता है जिसके अंदर ये नट आपको पहले से आपको डालकर दिया हुआ होता है, इनके साथ ही आता है, ठीक है। तो ये मैं आपको निकाल कर दिखा रही थी। ये इस तरह का ये पेच होता है, नट बोल्ट जो भी आप इसे कह लें, मुझे इसका ज़रा से नाम नहीं याद आ रहा, तो आई थिंक स्क्रू होता है, क्या जो भी कह लें, स्क्रू ही होता है आई थिंक। तो ये 4 स्क्रूज इसके साथ दिए हुए हैं। अच्छा, इसको आपने इस तरह से प्लेस करना है, इसका एक डिज़ाइन होता है बेसिकली जिसके मुताबिक आपको इसके अंदर प्लेस करना होता है। ये काफ़ी इनके शार्प एजेस होते हैं, सो उस बात से आप ज़रा ध्यान रखिएगा प्लेस करते हुए। तो इनको एक डिज़ाइन के मुताबिक लगाना पड़ता है। 4 है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से आप देख लें, यहाँ पर हमने एक प्लेस कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से हम दूसरा इसके अंदर प्लेस कर लेंगे। एक तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हाथ भी काम नहीं करते। बहरहाल इस्लामाबाद में काफ़ी ठंड है, आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपके शहर में कितनी ठंड है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है भाई आज। तो बहरहाल यहाँ पर इस डिज़ाइन के तहत आपने इनको प्लेस करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गौर से। और ये जो पेजेस हैं, ये जो स्क्रूज़ हैं, ठीक है, इसको मैं इनके अंदर टाइट कर लूँगी, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ टाइट करके कि ये किस तरह से लगते हैं और कैसे इनको टाइट करना है, ठीक है। ये आपको इनका होल नज़र आ रहा होगा जहाँ से मैंने पहले स्क्रू निकाला था, तो यहाँ पर आपने इनको टाइट कर लेना है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान आपने रखना है कि ये जो 2, इसके मैं आपको दिखा देती हूँ कैमरा के क्लोज करके, ये जो 2 इनकी जगह बनी हुई है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हरगिज़ इनको नहीं लगाना, यहाँ से थोड़ा पीछे पीछे आपने रखना है, क्योंकि ये 2 जगह आएंगी रोटिसरी के उन स्टैंड्स के ऊपर, ठीक है। एक होल के अंदर जाएगी रोटिसरी के, एक स्टैंड के ऊपर आएगी, तो इन जगह को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। इनके ऊपर नहीं लगाना, इनसे पीछे पीछे लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये फिर रोटिसरी में घूम नहीं पाएगा अगर आप इसी के ऊपर से चढ़ा देंगे। तो दैट इज़ वाई आपने नोब को दूर रखना है इससे। तो यहाँ पर बेहल हम अपनी नोब्स को लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं। जो मैंने चारों इसलिए नहीं लगाई क्योंकि काफ़ी देर हुई थी मुझे, तो मैंने कहा वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ 2 लगा कर दिखाई हैं स्क्रूज की मदद से। बाकी आप डिज़ाइन तो समझ के होंगे, आगे आप खुद समझदार हैं। 2 जैसे मैंने लगाई हैं, बाकी की 2 आप लगा कर देख लें। तो इस तरह से आपका स्टैंड तैयार है रोटिसरी का। बस आपने इसके ऊपर सिंपल अपनी होल चिकन या होल फिश लगानी है और इसे बस रोटिसरी के अंदर लगा देना। तो ये इस तरह से घूमेगा, मैं आपको घुमा कर दिखा रही थी। बाकी तो मैंने स्क्रूज से नहीं टाइट किया, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ पर मैं अभी आपको जो पूरा रोटिसरी का स्टैंड होता है ना, वो आपको प्लेस करना दिखाती हूँ कि टिक्कास के लिए और फिश के पीसेस के लिए वो कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये जो 2 यहाँ पर डिस्क्स हैं ना रोटिसरी की, यहाँ पर आपको ये होल देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पर भी है और लेट मी शो यू सेकंड वन, ये दूसरा भी है, ठीक है। तो इन 2 होल्स के अंदर यही वाले पेजेस, ठीक है। पहले मैं अभी कंफ्यूज थी कि इनके लिए अलग पेजेस, लेकिन नहीं, फिर मुझे याद आया कि ये जो नोब्स के साथ पेजेस दिए हुए हैं ना स्क्रूज वगैरह, तो यही इसके साथ भी लगेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको अंदर डालना है, आपने फुली टाइट नहीं करना है इसे, बस थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें आप, ठीक है। दूसरे वाले के अंदर भी डाल दें एंड देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे होगा क्या। तो थोड़ी तो आपको समझ आ गई होगी। जो यहाँ पर हमने इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया सॉरी स्क्रू को इस वाले डिस्क के अंदर। अब ये जो हमारी लॉन्ग स्टिक है ना इसकी रोटिसरी की, ठीक है, इसे हमने यहाँ पर अंदर डाल लिया और ये जो आप दूसरे वाला है इसे भी अंदर डाल लेंगे। तो ये हम अपने दूसरे वाले को डाल लेते हैं। दरअसल आई थिंक मैंने पहले गलत प्लेस कर दिया था, तो मैंने फिर दोबारा चेक किया तो वो ठीक ही था। दरअसल साइड चेंज हो चुकी थी, तो इसलिए आई वाज बिट कन्फ्यूज्ड बट इट इज़ गुड। सो यहाँ पर आपने इसे रख लिया, ठीक है। अब इस वाली को यहाँ से आपने स्क्रू को टाइट कर देना है, ठीक है। स्क्रू को टाइट करके तो फिर हम दूसरे वाले को लगा लेंगे, ठीक है। और ये जब दोनों डिस्क यहाँ पर स्क्रूज को टाइट करने की मदद से यहाँ पर प्लेस हो जाएंगी, तो फिर इसके अंदर हम अपनी स्टिक्स को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो स्टिक्स का साइज़ आप देख लें, साइज़ के मुताबिक आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं दोनों डिस्क को, ठीक है। और वही बात फिर से कि जैसे कि आपने उन नोब्स को उन दोनों जगह को छोड़ते हुए लगाया था, ठीक है, उन दोनों जगह से परे परे लगाया था, तो इन दोनों डिस्क को भी आपने वो जो 2 थोड़ी सी ढलवान जगह बनी हुई है ना स्टिक के ऊपर, वहाँ से छोड़ते हुए लगाना है, क्योंकि वो रोटिसरी पे फिर घूमे नहीं ना अगर आप उसको सही जगह पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं वो जितनी देर में स्टिक उठा रही थी नीचे गिर गई थी, तो ये वहाँ भाग गया। तो बहरहाल
ये आप देख सकते हैं, ये जो इसकी ये फ्लावर टाइप की शेप नहीं है, इसके अंदर आपने इस जगह को, ये जो आगे से इसकी एक शेप बनी हुई है, इसको यहाँ पर आपने ऐसे लगाना है, ठीक है। इसको अंदर फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद देन इसकी जो वो नोकीली सी जगह है स्टिक की, उसको आपने दूसरी जगह पे जो होल बने हुए हैं ना, उसके अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी, कैमरा शायद सही पोजीशन पे नहीं पड़ा था, जो दूसरी साइड आपको नज़र नहीं आई। बहरहाल मैं अभी जब रोटिसरी को आपको उठाकर दिखाऊंगी तो आपको वो तब नज़र आ जाएगा। सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर एक हमने प्लेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक मतलब वो आगे से लोहा टिल्ट हुआ हुआ है ना, एक मतलब फासला छोड़ते हुए आपको नज़र आ ही रहा होगा जो फ्लावर से पड़ा हुआ है, तो ये एक एक छोड़ के ना आपने लगाना है, ठीक है। 10 हैं तो 10 आपको समझ आ गए होंगे, तो ये आपने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए आपने लगानी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमने 10 की 10 अपनी स्टिक्स को इसके अंदर प्लेस कर दिया, और ये लगने के बाद कुछ यूँ नज़र आता है, और ये इस तरह से अंदर रोटिसरी जब प्लेस होगा ओवन के अंदर तो ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है। और वही बात दोबारा से आपको बता रही हूँ कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा दूर दूर लगा दिया, लेकिन दैन फिर मैंने इन दोनों डिस्क को आपस में थोड़ा क्लोज़ कर दिया था ताकि ये बार बार गिरे ना अंदर से स्टिक्स, ठीक है। तो इसे आप दूर या करीब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर लगा दिया इसे, और अब आप देख सकते हैं हमारी सारी स्टिक्स अच्छी तरह से रोटिसरी के अंदर प्लेस हो चुके हैं। अब हम आपको इसको ओवन के अंदर लगा कर दिखाते हैं कि आपको किस जगह पे क्या लगाना है और किस तरह से ऑपरेट होगी। इसी तरह से बिल्कुल घूमेगी ओवन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ओवन के अंदर ये जो रोटिसरी है ना, ये इतनी तेज़ नहीं घूमती। मैं भी पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि यार ये बहुत ज़्यादा दौड़ेगी, लेकिन यार आप समझ सकते हो ओवन की ह्यूमन मेड चीज़ है, लेकिन ह्यूमन तो नहीं है ना कि वो इतना तेज़ चलाएगा इसे। तो दैट इज़ वाई वो बिल्कुल आराम से इसे रोटेट करता है इस रोटिसरी को, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि इसके अंदर जो है ना चीज़ हर एक स्टिक को अपना प्रॉपर टाइम मिले और वो अच्छी तरीके से वो खो पाए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर इसके साथ एक रोटिसरी के साथ एक स्टैंड दिया जाता है, जो कि आप मेरे हाथों में इस वक्त देख सकते हैं, जैसे मैंने रोटिसरी को होल्ड किया हुआ, क्योंकि लगाते वक्त तो नहीं, लेकिन निकालते वक्त काफ़ी गर्म होती है रोटिसरी, और लगाते हुए भी थोड़ी बहुत ही गर्म होती है, क्योंकि ओवन को हमें प्री हीट करना होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न थोड़ी गर्म होती है। तो एहतियात के साथ आपने दोनों जगह से होल्ड करके इस रोटिसरी को इन ये जो रैक्स की जगह दी हुई ना इन्होंने, इन रैक्स की जगह से आपने अंदर घुसाना है। वो जो प्लेन सरफेस है ना ओवन की, वहाँ से नहीं, क्योंकि फिर वो अड़ती जाएगी तो इस वजह से प्रॉब्लम होगी। तो ये रैक्स की मदद से आपने अंदर करनी है। और ये जो स्टैंड है, ठीक है, इनके पहले वो दूसरी साइड पे अंदर जाएगी होल के अंदर उसकी स्टिक, एंड देन फिर वो जो दूसरी वाली साइड है वो जो है इस रैक के अंदर स्टैंड के अंदर फिट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये रोटिसरी आपकी घूमेगी आराम से। जो ये ओवन को आप पीछे से ऑन करेंगे ना, तो ये रोटिसरी आपकी घूमेगी। जो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो ही आप रोटिसरी को लगा लेना, तो रोटिसरी लगाने से पहले आप ये अपनी बेकिंग ट्रे को बाहर निकाल लेना है, बिकॉज बेकिंग ट्रे लगी होगी तो रोटिसरी की जगह नहीं बनेगी ना अंदर लगाने की। क्योंकि मेन चीज़ है, आपको वैसे भी पता ही होगी, मैंने कहा शेयर कर दूँ कि ये बेकिंग ट्रे को आपने निकाल लेना है रोटिसरी लगाते वक्त, ठीक है। रोटिसरी को बेकिंग ट्रे निकाल कर तो फिर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने डोर क्लोज़ कर दिया, और तो फिर से वही अगेन बात कि ये ग्लास डोर का काफ़ी वही एडवांटेज है कि आपको अंदर से नज़र आता रहेगा कि हमारे मन के अंदर चल क्या रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने फ़नी कैप्शन डाल दिया, फिश पीसेस एंजॉइंग इन पेरिस व्हील। बिल्कुल इसी तरह से घूम रहे थे जैसे कि पेरिस व्हील पे एंजॉय कर रहे हो। तो मैंने एक शॉट डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा रोटिसरी काम कर रहा है, और ओवन का अंदर से बल्ब भी ऑन हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिलक्स ओवन टोस्टर का रिव्यू पसंद आया होगा, और ओवन आप ये बाय कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो वर्थेबल है, अब आप देख लें, बजट में भी है और काफ़ी पसंद भी आया मुझे भी। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।